कि बच्चों, जैसा कि हम देख रहे हैं यूनिट 3 के अंतर्गत विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, और विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के अंतर्गत हमने विभिन्न बिंदुओं के बारे में हमने पढ़ा, जाना, काफ़ी कुछ बातें हमें समझ में आई। इसी के अंतर्गत हमने एक पाठ पढ़ा, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही कुंडली पर बलिग्म का आघूर्ण, और इसकी जो वैल्यू थी, बलिग्म के आघूर्ण का मान था NIBA sin थीटा। यहां पर जो N है वो क्या है? वो है कुंडली में चक्करों की संख्या। दूसरा I है कुंडली में प्रवाहित धारा, B है एक समान चुंबकीय क्षेत्र, और A है कुंडली का क्षेत्रफल। ठीक है। और थीटा है कुंडली की सतह पर अभिलंब और क्षेत्र के बीच का कोण। यदि कुंडली का तल पूरी तरह से क्षेत्र के समानांतर हो तो थीटा इज इक्वल टू, हमें क्या मिला था? 90। उस परिस्थिति में साइन थीटा की वैल्यू 1 हो गई थी, और टाउ की जो वैल्यू थी NIB इंटू A। तो कल के पीरियड में हमने इतनी बात को पूरी तरह से जानने की कोशिश की, और आज हम इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके एक महत्वपूर्ण पार्ट फिजिक्स का, जिसको कि हम लोग धारामापी कहते हैं, की रचना और इसका सिद्धांत, इसके बारे में समझने का प्रयास करें। तो मूल रूप में जैसा कि हम लोग जानते ही हैं कि धारामापी है क्या, बहुत ही स्पष्ट है। धारामापी वह उपकरण है जिसकी सहायता से हम किसी परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा का मान और उसकी दिशा का हम लोगों को ज्ञान होता है। तो धारामापी वह विद्युतीय उपकरण होता है जिसकी सहायता से हम किसी विद्युतीय परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा की उपस्थिति का पता लगा सकते हैं, और साथ ही साथ उसमें प्रवाहित धारा का मान भी हम ज्ञात कर सकते हैं। राइट। तो जो धारामापी है, धारामापी ये 2 प्रकार के होते हैं। मूल रूप में जो धारामापी है उसमें जो भाग होते हैं, उसमें मूलतः 2 भाग होते हैं। सबसे पहले तो एक हुआ चुंबक वाला भाग, और जो दूसरा जो पार्ट होता है वो होती है कुंडली। ठीक है। तो कोई भी जब हम धारामापी तैयार करते हैं तो उसमें मूलतः 2 उसके भाग होंगे, एक होगा चुंबक और दूसरा पार्ट होता है कुंडली। तो कुछ धारामापी ऐसे हैं जिसमें चुंबक स्थिर रहता है, कुंडली गतिमान होती है। चुंबक स्थिर रहता है तो, और कुंडली गतिमान है, तो उस धारामापी को हम लोग कहेंगे चल कुंडल धारामापी। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, कुंडली गतिमान है और चुंबक कैसा है? स्थिर है। कुछ धारामापी ऐसे होते हैं जिसमें चुंबक गतिमान होता है और कुंडली स्थिर होती है। तो ऐसे धारामापी को हम चल चुंबक धारामापी कहेंगे। इस अध्याय में हम लोग चल कुंडल धारामापी की बनावट, उसकी कार्यप्रणाली, उसका सिद्धांत और भी उससे संबंधित बातें, इनका हम यहाँ अध्ययन करेंगे। चल चुंबक धारामापी में खासतौर से जो स्पर्शज्या धारामापी, स्पर्शज्या, ये जब ऊंची आगे की क्लासेस में आप लोग पढ़ेंगे, जो स्पर्शज्या धारामापी होती है, यह स्पर्शज्या धारामापी टेंजेंट गैल्वेनोमीटर या टेंजेंट गैल्वेनोमीटर जो है एक प्रकार का चल चुंबक धारामापी है। हमारे सिलेबस में केवल चल कुंडल धारामापी के बारे में ही बताया है। चल कुंडल धारामापी को हम यहाँ 2 प्रकार से पढ़ेंगे। एक प्रकार होगा जिसमें कुंडली लटकी होती है, इसलिए धारामापी को हम निलंबित कुंडली धारामापी कहेंगे। और इसी में एक संशोधित पार्ट है, कुछ इसमें समस्याएं थी, कुछ इसमें दोष थे। उन दोष को दूर करने के लिए हमने इसमें कुछ संशोधन किए, और संशोधन करने के पश्चात जो धारामापी हमने तैयार करी
उस धारामापी को हम लोग कहते हैं वेस्टर्न धारामापी। ध्यान रखें, निलंबित कुंडली धारामापी और वेस्टर्न धारामापी दोनों का जो बेसिक सिद्धांत है वो एक जैसा है, राइट? ओके, तो हम यहाँ स्पेशली पढ़ने जा रहे हैं निलंबित कुंडली धारामापी के बारे में। क्वेश्चन भी आता है परीक्षा में, बहुत ही बोर्ड की परीक्षाओं में बहुत ही बार बार आया हुआ क्वेश्चन है, जिसका वेटेज 4 या 5 नंबर का होता है। क्वेश्चन होता है कि चल कुंडल धारामापी का सिद्धांत समझाइए। क्वेश्चन आता है चल कुंडल धारामापी का सिद्धांत समझाइए, या निलंबित कुंडली धारामापी का सिद्धांत समझाइए। तो जो बेसिक पार्ट है वो हमारा होगा चल कुंडल धारामापी। चल कुंडल धारामापी में कौन सी धारामापी? जो कि निलंबित कुंडली है का सिद्धांत हमें यहां समझना है। सबसे पहले हम इस धारामापी की बनावट के बारे में देखें कि इसका निर्माण हम किस प्रकार से करें। तो इसके मुख्य भागों में जो सबसे पहला पार्ट है वो है अवतल आकार के ध्रुवखंड। एन और एस। अवतल आकार के ध्रुवखंड क्यों लिए जाते हैं? वो इसलिए लिए जाते हैं ताकि दोनों ध्रुवखंडों के मध्य जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो वह त्रिज्यीय हो, इस प्रकार से। ध्रुवखंडों को हमने अवतलाकार का क्यों लिया? अवतलाकार का ध्रुवखंड लेने से यह एक नाल चुंबक होता है NS, जिसके ध्रुवखंड जो है अवतल आकार के कटे हुए होते हैं। तो ध्रुवखंडों के अवतल आकार के होने से दोनों ध्रुवखंडों के बीच जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं वो त्रिज्यीय हो जाती है। दूसरा जो इसका महत्वपूर्ण पार्ट है वो ये है, उसे हम लोग कहते हैं कुंडली। ये जो कुंडली होती है, यह जो कुंडली है यह एक आयताकार कुंडली है। और इसका निर्माण कैसे किया जाता है? इस कुंडली को हम लोग एल्युमिनियम के फ्रेम पर तांबे के विद्युत रोधी तारों को लपेटकर हम इस कुंडली को बनाते हैं। ठीक है, तो कुंडली किस प्रकार से बनाई जाती है? एल्युमिनियम के फ्रेम पर तांबे के विद्युत रोधी तारों को लपेटकर हम लोग जो है ये कुंडली बनाते हैं, राइट? तो जैसे कि हमने अभी देखा था धारामापी में दो ही मूल पार्ट हैं। दो पार्ट कौन कौन? एक पार्ट तो है हमारी चुंबक, पहला पार्ट कौन है? चुंबक। और दूसरा पार्ट है कुंडली। चुंबक कैसे होता है? चुंबक जो है अवतलाकार का कटा हुआ होता है। और कुंडली हम कैसे निर्माण करते हैं कुंडली का? कुंडली को बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक एल्युमिनियम का आयताकार या वृत्ताकार फ्रेम लेते हैं और उस पर तांबे के विद्युत रोधी तारों को लपेटकर हम कुंडली बना लेते हैं। ये जो कुंडली आप देख रहे हैं, ये कुंडली फास्फर ब्रांच की पत्ती से, ये जो कुंडली है फास्फर ब्रांच की पत्ती, ये है कॉइल कुंडली, यह है ध्रुवखंड, और यह है फास्फर ब्रांच की पत्ती। ठीक है, इस फास्फर ब्रांच की पत्ती को हम लोग किसी दृढ़ सिरे से
इस तरह से हम लोग इसे लटका देते हैं। कुंडली के बीचों बीच यह एक नरम लोहे का पटलित क्रोड होता है। जो भाग आप देख रहे हैं यह है नरम लोहे का पटलित क्रोड। कुंडली का जो दूसरा सिरा होता है इसका संबंध एक स्प्रिंग से होता हुआ एक दृढ़ टर्मिनल से होता है, और इस टर्मिनल का संबंध एक संयोजक पेज से हम लोग कर देते हैं, माना कि T1। दूसरा सिरा जो है यहीं से हम व्यवस्था बनाते हैं। दूसरा सिरा जो है इस प्रकार से, उसके लिए एक दूसरा टर्मिनल यहां पर हम तैयार करते हैं, और इस टर्मिनल को हम नाम दे दें T2। इसको भी हम लोग यहां पर आप देख सकते हैं, दो टर्मिनल में दो सिरे मिल चुके हैं, और इन दोनों सिरों का संबंध परिपथ में परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच कर देते हैं, और उस परिपथ में बहने वाली धारा का मान हम लोग इस कुंडली की सहायता से, इस धारामापी की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस छोटे छोटे पूछे जाते हैं हम लोगों से। बहुत से क्वेश्चंस यहां बनते हैं कि जैसे कि अभी हमने कहा कि जो ध्रुवखंड है उसे हमने अवतल आकार के बनाए। तो कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि चल कुंडल धारामापी में जो ध्रुवखंड है वो अवतल आकार के बनाए जाते हैं, क्यों बनाए जाते हैं? तो बहुत ही सीधा सा आपका जवाब होना चाहिए। अवतल आकार के ध्रुवखंड इसलिए बनाए जाते हैं ताकि दोनों ध्रुवखंडों के बीच मध्य जो चुंबकीय क्षेत्र है वह कैसा हो? त्रिज्यीय हो। और क्षेत्र के त्रिज्यीय होने से ये जो कुंडली का तल जो है, कुंडली का जो तल है, जो आयताकार कुंडली है, वो हमेशा चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर होता है। कल्पना कीजिए कि ये ध्रुवखंड है और ये बल रेखाएं हैं, ये बल रेखाएं हैं, ये बल रेखाएं हैं, और ये कुंडली है ना? तो ये जो कुंडली का जो तल है वो चुंबकीय बल रेखा के कैसे होगा? समानांतर होगा। ठीक है, मान लीजिए कुंडली घूमती है किसी तरीके से, अभी हम देखेंगे सिद्धांत के तहत। जब कुंडली घूमेगी तो जो दूसरी बल रेखा है इसके तल के क्या होगी? समानांतर होगी। कहने का मतलब ज्यों-ज्यों कुंडली घूमती है हमेशा जो कुंडली का तल है वो चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर होगा। पहले इस बल रेखा के समानांतर था, पहले इस बल रेखा के समानांतर था, फिर इस बल रेखा के समानांतर हुआ, फिर इस बल रेखा के समानांतर हुआ। इस प्रकार से कुंडली का तल जो है हमेशा यह कैसा होता है? चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर होता है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जब कुंडली का तल चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर होता है तो कुंडली पर लगने वाले जो बलयुग्म का आघूर्ण है यानी कि टाउ, इसकी वैल्यू कितनी होती है? NIV/A होती है, जो कि अधिकतम होती है। ऐसा हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। ठीक है, कि जब कुंडली का तल कैसा हो? चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर हो, तो उस पर लगने वाले बलयुग्म का आघूर्ण यानी कि टाउ मीन्स NIV/A की वैल्यू कैसी होती है? अधिकतम होती है। अर्थात इस स्थिति में उस पर लगने वाला बलयुग्म का जो आघूर्ण है वह कैसा होता है? अधिकतम होता है। तो पहला प्रश्न हुआ छोटा सा, 60 क्वेश्चन आते हैं है ना, कि ध्रुवखंड अवतल आकार के क्यों लिए जाते हैं। दूसरा इसी में एक छोटा सा क्वेश्चन बन जाता है कि जैसे कि अभी हमने कहा कि जो कुंडली है, यह कुंडली जो है एल्युमिनियम के फ्रेम पर तांबे के विद्युत रोधी तारों को लपेटकर बनाई जाती है। तो तांबे के विद्युत रोधी तारों को लपेटकर बनाई जाती है किसके फ्रेम पर? एल्युमिनियम के फ्रेम पर। तो एल्युमिनियम के फ्रेम पर ही क्यों बनाई जाती है? तो इसके बाद वाले अध्याय में पढ़ेंगे कि यहाँ पर जो धारा प्रवाहित होगी, वो धारा के प्रवाहित होने से यहाँ पर कुछ भंवर धाराएं उत्पन्न हो जाती हैं। तो ये जो भंवर धारा है ये क्या करती है? ये भंवर धारा का काम ही है विरोध करना, यानी कि विद्युतीय ऊर्जा का ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में ह्रास करना। तो हम ये कोशिश करते हैं कि जो भंवर धारा यहाँ पर उत्पन्न ना हो। ऐसा करने के लिए हमने क्या किया? एल्युमिनियम के फ्रेम भंवर धारा को
भंवरधारा उत्पन्न करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, भंवरधारा से होने वाली हानि को दूर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले तो एल्युमिनियम के फ्रेम पर तांबे के विद्युत रोधी तार को लपेटकर हमने कुंडली बनाई और कुंडली के बीचों बीच हमने एक नर्म लोहे का क्रोड रख लिया। ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है, ये दो प्रकार से हम लोग इनके काम है। एक तो कि जो क्रोड है इसका काम क्या है, क्रोड का काम है भंवरधारा को कम करना, यानी और अच्छे से बोले तो आगे के पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे शैथिल्यहास को कम करना। ये शैथिल्यहास क्या है बाद में बहुत डिटेल में हम लोग देखेंगे। फिलहाल शैथिल्यहास के कारण होने वाली ऊर्जा की हानि को रोकना, ठीक है। और ये जो कुंडली है जो कि एल्युमिनियम के फ्रेम पर लपेटकर हमने तांबे के विद्युत रोधी तारों को लपेट करके हमने जो कुंडली बनाई है, तो यहां पर जब कुंडली इस बलाघूर्ण के प्रभाव से ताऊ इज इक्वल टू एन इंटू आई इंटू बी ए के प्रभाव से घूमती है, तो घूमने के फलस्वरूप इसमें कुछ भंवरधाराएं उत्पन्न हो जाती हैं, जिससे ये कुंडली आसानी से क्या हो जाएगी, स्थिर हो जाएगी। हम चाहते हैं कि कुंडली जो है आसानी से स्थिर हो जाए, ठीक है। तो कुंडली जो है एल्युमिनियम के फ्रेम पर ही लपेटकर क्यों बनाई गई? ऐसा करने से जब कुंडली के घूमने से कुंडली के बलाघूर्ण के प्रभाव में घूमने से क्या हुआ, भंवरधाराएं उत्पन्न होगी। और भंवरधारा का काम क्या है, इसका जो स्वभाव होता है ये विरोधी स्वभाव होता है। तो विरोधी स्वभाव के कारण से यह कुंडली बहुत जल्दी यहां पर क्या होगी, स्थिर हो जाएगी और हम आसानी से प्रेक्षण ले सकें। ये तो एक बात हुई। दूसरी और कुछ छोटे क्वेश्चन बनते हैं कि यहां पर जो क्रोड लिया जाता है वो नर्म लोहे के क्यों लिए जाते हैं? तो जैसा कि मैंने इसका जवाब अभी आपको मैंने बता दिया। क्रोड को नर्म लोहे का लेने से, क्रोड को नर्म लोहे का बनाने से क्या होता है कि यहां पर जो शैथिल्य के कारण से हिस्टेरिसिस लॉस को रोकने के लिए, शैथिल्य हास को कम करने के लिए नर्म लोहे का जो क्रोड है, क्रोड जो है नर्म लोहे का हम लोग बनाते हैं। ओके, पटलित क्यों बनाते हैं, ये भी एक क्वेश्चन आता है। यही बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं छोटे छोटे। जब कभी भी हम लोग नर्म लोहे का क्रोड बनाते हैं तो वह जो क्रोड है हमेशा पटलित बनाया जाता है। तो पटलित इसलिए बनाया जाता है ताकि वह भंवरधारा के मान को कम से कम कर सके, राइट। तो इस तरह से बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं। इसके अलावा इसी फास्फर ब्रांच की, हाँ ये भी ध्यान रखिए, जो जिस धागे की सहायता से लटका होता है वो फास्फर ब्रांच की पत्ती का ही होता है। तो फास्फर ब्रांच की पत्ती का ही उपयोग क्यों करते हैं, ये भी क्वेश्चन आता है ना। तो फास्फर ब्रांच की पत्ती का इसलिए उपयोग किया जाता है क्योंकि फास्फर ब्रांच की पत्ती, फास्फर ब्रांच धातु एक ऐसा धातु है जिसका एकांक ऐंठन के लिए, फास्फर ब्रांच एक ऐसी धातु है जिसका एकांक ऐंठन के लिए जो बलयुग्म का आघूर्ण है, खासतौर से ऐंठन बल आघूर्ण कह दीजिए, वह कैसा होता है, बहुत ही कम होता है। जैसे हमने लोहे की राड को यदि हमने क्या किया, लोहे की राड को यदि हमने पकड़कर घुमा दिया या ऐंठ दिया तो ऐंठा का ऐंठा रह जाता है। लेकिन फास्फर ब्रांच की पत्ती ऐसी है, लेकिन उसको यदि हम एक सिरे को कस के पकड़कर दूसरे सिरे को घुमा भी दें तब भी वो आसानी से कैसी अवस्था में जाएगी, अपनी मूल अवस्था में आ जाती है। तो हमें कह सकते हैं कि फास्फर ब्रांच की पत्ती का जो ऐंठन बल आघूर्ण है, एकांक ऐंठन के लिए जो बलयुग्म का आघूर्ण है, वह कैसा होता है, बहुत ही कम होता है। और इसीलिए हम लोग जो है फास्फर ब्रांच की पत्ती का उपयोग करते हैं। ओके, तो ये तो हुई पूरी तरह से बनावट के बारे में। चलिए अब हम इस चलकुंडल धारामापी का सिद्धांत समझते हैं। अब हम देखते हैं चलकुंडल धारामापी का सिद्धांत क्या है। तो सबसे पहले तो कुछ छोटी छोटी बातें मान लीजिए जो कुंडली है, उस कुंडली में फेरों की संख्या n है, कुंडली की लंबाई l और चौड़ाई मान लीजिए b, यानी कि उसका जो क्षेत्रफल है वो a है। और जो चुंबकीय क्षेत्र है, जैसे कि हम पहले बता चुके हैं, त्रिज्यीय क्षेत्र, इसकी जो वैल्यू है वो b है। तीन चीजें आप लोगों को मान लेना है।
फेरों की संख्या, कुंडली में फेरों की संख्या, एन कुंडली का क्षेत्रफल, लंबाई इंटू चौड़ाई है, मान सपोज की ए है, और एक समान चुंबकीय क्षेत्र जिसमें कि यह कुंडली लटकी हुई है, उसका परिमाण बी है। तो जैसा कि इसके पहले वाले पार्ट में हम पूरी तरह से बता चुके हैं कि जब कुंडली को एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में लटकाया जाता है तो उसकी दोनों भुजाओं पर एक बलयुग्म काम करता है, अर्थात एक बलयुग्म काम करेगा, उसका अपना आघूर्ण होगा, और उस आघूर्ण की वैल्यू कितनी होगी, NIB इंटू ए, जहां I क्या है, कुंडली में प्रवाहित धारा। ठीक है, तो इस बलयुग्म के आघूर्ण के प्रभाव से यह कुंडली क्या होगी, ध्रुव खंडों के मध्य घूमेगी, विक्षेपित होगी, और इसीलिए हम इस बलाघूर्ण को कौन सा बलाघूर्ण कहते हैं, विक्षेपक बलाघूर्ण का नाम दे सकते हैं, जिसकी वैल्यू ताऊ इज इक्वल टू NIB इंटू ए होगी। सोचिएगा कि जब इस बलाघूर्ण के प्रभाव से कुंडली घूमेगी तो ये जो भास्कर ब्रांच की पत्ती है वह क्या होगी, ऐठेगी। कैसे ऐठी, क्यों ऐठी, वो भी आपने देखा। कैसे पता चलेगा कि ऐठी, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, भास्कर ब्रांच की पत्ती के साथ एक समतल दर्पण, इस वृत्तीय आकार का जो आकार आप यहां देख रहे हैं, इस आकार का इसमें एक समतल दर्पण लगा देते हैं। तो निश्चित रूप से जब ये कुंडली घूमेगी, इस बलाघूर्ण के प्रभाव से इस चुंबकीय क्षेत्र बी में कुंडली घूमेगी, तो ये जो फास्फोरांच की पत्ती है वो ऐठेगी, और फास्फोरांच की पत्ती के ऐठने से ये हमारा जो दर्पण है, जो समतल दर्पण आप देख रहे हैं, यह क्या होगा, अपनी मूल स्थिति से, सामान्य स्थिति से कुछ विक्षेपित होगा, घूमेगा। ठीक है, तो ओके, तो हमारा सिद्धांत था, जैसा कि अभी हमने देखा, विक्षेपक बलाघूर्ण लगता है, और विक्षेपक बलाघूर्ण के उत्पन्न हो जाने से, लग जाने से क्या होगा, फास्फोर ब्रांच की पत्ती में ऐंठन उत्पन्न हो जाता है। तो इस प्रकार से फास्फोर ब्रांच की पत्ती में उत्पन्न ऐंठन बलाघूर्ण का मान कितना होगा, सपोज की एकांक ऐंठन के लिए बलाघूर्ण, ऐंठन बलाघूर्ण सपोज की C है, और सपोज की जो पत्ती है वो थीटा कोण से ऐठ रही है, तो जो टोटल बलाघूर्ण हो जाएगा वो हो जाएगा C इंटू थीटा। पहले जो हमारा दर्पण था वो इस तरह से था, अब हमने क्या किया, धारा प्रवाहित करी, धारा प्रवाहित करने से उस पर विक्षेपक बलाघूर्ण लगा, और विक्षेपक बलाघूर्ण लगने से ये जो तार है वो थीटा कोण से ऐठ गया। ठीक है, एक स्थिति ऐसी आएगी कि यह जो तार है ऐंठना बंद हो जाएगा, और उस स्थिति को हम साम्यावस्था की स्थिति अथवा संतुलन की स्थिति कह सकते हैं। तो साम्यावस्था की स्थिति में कौन सी बात होनी चाहिए कि जो विक्षेपक बलाघूर्ण है और ऐंठन बलाघूर्ण दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। जब दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे तो हम लिख सकते हैं विक्षेपक बलाघूर्ण इज इक्वल टू NIBA, और ऐंठन बलाघूर्ण को हम लिख सकते हैं C इंटू थीटा। ठीक है, तो इस तरह से हम देख रहे हैं, हमें चूंकि यहां धारावापी की स्टडी कर रहे हैं हम लोग, हमें किसकी वैल्यू चाहिए, I की वैल्यू चाहिए, तो I इज इक्वल टू मिल जाएगा C अपॉन NBA इंटू थीटा। राइट, तो ये जो पूरा का पूरा पोर्शन हमें मिल रहा है, इसमें आप देखेंगे इतना जो पार्ट है वो अपने आप में एक कांस्टेंट दिखाई दे रहा है। इस कांस्टेंट को हम कोई नाम दे दें, मान लो कि K,
K इज इक्वल टू C अपॉन NaB, और इस कांस्टेंट को हम लोग कहते हैं धारामापी का परिवर्तन गुणांक। धारामापी का परिवर्तन गुणांक, राइट। तो इस तरह से हम देखते हैं कि I इज इक्वल टू ये मिला K थीटा या I इज प्रोपोर्शनल टू थीटा। तो हमने देखा फाइनली जो सिद्धांत के तहत कि चलकुंडल धारामापी में यदि हमने I धारा प्रवाहित की तो ये जो I धारा है कुंडली में उत्पन्न विक्षेप के अनुक्रमानुपाती होती है। मीन्स आप जितनी ज्यादा धारा कुंडली में प्रवाहित करेंगे उतनी ज्यादा इसमें क्या होगा, यह कुंडली जो है विक्षेपित होगी। या यूं कहें कि जितनी ज्यादा कुंडली विक्षेपित होगी उतना ज्यादा तार ऐंठेगा, उसमें ऐंठन कोण का मान भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। अब प्रश्न उठता है कि हम इस थीटा की गणना कैसे करें, क्योंकि धारा का मान ज्ञात करने के लिए हमें किन किन वैल्यूज की जरूरत है। एक तो C, N, B, A, ये तो धारामापी से संबंधित कांस्टेंट है। हमें यहाँ पर बार बार थीटा की वैल्यू जो है हमें प्राप्त करनी पड़ती है। तो थीटा को हम कैसे नापेंगे, जैसे कि यहाँ पर अभी हमने देखा कि कुंडली जो है थीटा कोण से घूम रही है। कुंडली थीटा कोण के घूमने से ये जो फास्फर ग्रंथ का की जो पत्ती है वो थीटा कोण से ऐंठ रही है, और जब थीटा कोण से ऐंठ रही है तो उस ऐंठन कोण को हम लोग कैसे मापें। एक तार है, सोचकर देखिए कि एक तार है और एक तार को एक सिरे को पकड़ करके दूसरे सिरे को आपने ऐंठ दिया, थीटा कोण से ऐंठ दिया, तो ये जो कितने कोण से ऐंठा इसका मेजरमेंट आप कैसे करेंगे। तो इसका मेजरमेंट करने के लिए हमने कुछ नई प्रोसेस हमने यहाँ ली है, नई प्रोसेस अपनाई है। उस प्रोसेस को चलिए किस बात की गणना कर रहे हैं हम लोग, थीटा की गणना। तो थीटा की जो गणना की जाती है, जो व्यवस्था यहां पर हम लोग बनाते हैं, उस व्यवस्था को हम लोग कहते हैं लैंप तथा पैमाना व्यवस्था। और इस लैंप तथा पैमाना व्यवस्था के माध्यम से हम लोग जो है थीटा की गणना करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, बिल्कुल ये जो दर्पण फास्फर की पत्ती में ये जो हमने दर्पण लगाया हुआ है वो इसी काम के लिए है, वो इसी व्यवस्था से संबंधित है। तो हमने जो फास्फर की पत्ती यहाँ लगाई है जिसमें कि दर्पण लगा हुआ है, इसके पैरेलल बिल्कुल इतनी दूरी पर, लगभग प्रैक्टिकली बात कर रहा हूं आपसे, लगभग इतनी दूरी पर एक लैंप लगा रहता है। उस लैंप से हम लोग प्रकाश को किस पर आपतित करवाते हैं, इस दर्पण पर आपतित कराते हैं। निश्चित रूप से जब प्रकाश दर्पण पर आपतित होगा तो दर्पण से प्रकाश को क्या होना चाहिए, परावर्तित होना चाहिए। और उस परावर्तित प्रकाश को हम लोग किस पर आपतित करवाते हैं, एक अल्प पारदर्शी स्केल पर हम उसे आपतित करवाते हैं। जहां पर प्रकाश आपतित होता है वहीं पर स्केल का 0 होता है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि ये जो हमारी धारामापी है उस धारामापी को इन दोनों टर्मिनल को परिपथ से जोड़ते हैं। तो जैसे ही हम किसी परिपथ से जोड़ेंगे तो परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होने लगेगी। विद्युत धारा प्रवाहित होने से यह कुंडली विक्षेपित होगी, इस पर विक्षेपक बलागुण लगेगा, विक्षेपित होगी और विक्षेपित होने से तार ऐंठेगा। तार के ऐंठने से ये जो दर्पण है कोई कोण से घूमेगा। मान लीजिए कि तार में ऐंठन कोण थीटा है तो चुंबक आपका दर्पण है वह भी कितने कोण से घूम जाएगा, थीटा कोण से घूम जाएगा। जब दर्पण थीटा कोण से घूम जाएगा तो ये जो धब्बा है, ये जो प्रकाशित धब्बा है वो इस स्केल पर धीरे धीरे क्या होने लगेगी, चलने लगेगी, ठीक है। और जैसी संतुलन की स्थिति आएगी वहां पर जाकर के ये जो प्रकाशित धब्बा है वहां जाकर क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। तो जैसा कि हम देख रहे हैं ये लैंप था और इस लैंप से हम लोग प्रकाश को आपतित कर रहे थे। और ये है मिरर, ये है स्केल। अभी जब धारा प्रवाहित नहीं कर रहे थे तो प्रकाश जिस दिशा में जा रहा था उसी दिशा में वापस भी हो रहा था, लेकिन जैसे ही हमने विद्युत धारा प्रवाहित करी तो क्या हो गया, हम देख रहे हैं दर्पण जो है थीटा कोण से घूम गया। और जब दर्पण थीटा कोण से घूम जाता है, हम प्रकाश में देख चुके हैं
तो परावर्तित प्रकाश जो है वो कितने कोण से घूम जाएगा? 2 थीटा कोण से, 2 थीटा कोण से वो घूम जाएगा। मान लीजिए लैंप से दर्पण की दूरी d है और ये जो धब्बा पहले यहां बन रहा था, अब ये धब्बा अब की स्थिति में कितना दूरी पर विस्थापित हो गया? x दूरी पर विस्थापित हो गया। तब हम इस चित्र से लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे? टेंजेंट थीटा, थीटा के बदले क्या लिखेंगे? 2 थीटा इज इक्वल टू लंब बटे आधार। लंब मीन्स x और आधार मीन्स d। चूंकि थीटा यहां पर बहुत ही छोटा है, इसलिए टेंजेंट 2 थीटा बराबर हम क्या लिख सकते हैं? ओनली 2 थीटा लिख सकते हैं और 2 थीटा इज इक्वल टू मिल जाएगा x अपॉन d, और इस प्रकार से थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा x अपॉन 2d। ठीक, तो फाइनली हम कह सकते हैं कि थीटा इज प्रोपोर्शनल टू x। यहां पर हमने देखा I इज प्रोपोर्शनल टू थीटा, यहां पर हमने देखा थीटा इज प्रोपोर्शनल टू x। देन फाइनली हम लोग क्या लिख सकते हैं? फाइनली हम लोग लिख सकते हैं I इज प्रोपोर्शनल टू x। तो जो चलकुंडल धारावापी का जो सिद्धांत है हमारा, उसका जो बेसिक सिद्धांत है वो क्या है? I इज प्रोपोर्शनल टू x। I इज प्रोपोर्शनल टू x मींस आपको क्या करना है कि यहाँ पर जो लैंप, ये जो स्केल लैंप तथा पैमाना व्यवस्था में जो स्केल है उसका ये जो डिस्टेंस, धब्बे का विस्थापन हमें जो प्राप्त हुआ था x, यही है परिमाणात्मक अध्ययन करने के लिए उपयोगी भाग। ठीक है, यदि आपने x की वैल्यू प्राप्त कर ली तो हम धारा का मान ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि धारा का मान ज्ञात करने के लिए थीटा चाहिए और थीटा इज प्रोपोर्शनल टू कौन है? x। ठीक है, तो जितना ज्यादा विस्थापन उतनी ज्यादा धारा। ठीक है, और हम उस स्केल को हम अशांकित भी कर सकते हैं। जैसे ही हमने अशांकित कर लिया तो हम उस धारामापी का प्रयोग जो है किसी भी परिमित धारा के मान को प्राप्त करने के लिए उस धारामापी का हम उपयोग कर सकते हैं। इसमें ये जो चलकुंडल धारामापी हमने तैयार की है, जो कि कैसी धारामापी है? निलंबित कुंडली है। निलंबित कुंडली धारामापी, निलंबित मीन्स लटकी हुई। यहां पर आप देख सकते हैं जो कुंडली है वह कैसी है? लटकी है। राइट, ये जो धारामापी हमने तैयार किया है, ये जो धारामापी है, ये इसके बहुत से अपने गुण हैं। ये इतना सेंसिटिव, इतना सुग्राही धारामापी है कि इसकी सहायता से 10 टू द पावर -4 एम्पियर तक की धारा को हम लोग बड़ी ही आसानी से, माइक्रो एम्पियर तक की धारा को हम बड़ी ही आसानी से माप सकते हैं। राइट, ओके, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसके साथ साथ इसमें कुछ खामियां भी हैं। वो खामियां तो आप लोगों ने देख ही ली होगी कि वो खामियां क्या है। वेरी सिंपल, सोच सकते हैं आप लोग कि इसमें क्या खामी होनी चाहिए। इसमें जो सबसे जो बेसिक दोष है वो ये है कि जब हम लोग एडजस्टमेंट करते हैं, सबसे पहला तो ये जो पत्ती है ये फास्फोरस की बनी हुई है और बहुत ही महीन होता है ये फास्फोरस की पत्ती वाला तार। तो जब बहुत ही महीन होता है तो कहीं भी हम इसका उपयोग करना चाहेंगे तो बड़ी ही आसानी से टूट जाता है, बार बार टूटता है। जब हम लोग प्रैक्टिकल करते थे लैब में तो ये जो सबसे ज्यादा परेशानी सिर्फ इसी चीज की होती थी कि वो जो फास्फोरस की पत्ती थी वो जो महीन तार था वो बार बार टूट रहा था, है ना। ये इसकी एक सबसे बड़ी सावधानी है। दूसरा, आपने देखा होगा कि इसका जो आकार है वो बहुत बड़ा आकार है। बहुत बड़ा आकार होने की वजह से इसको हम लोग आसानी से सुविधाजनक स्थिति में हम लोग एक स्थान से दूसरी स्थान तक हम लोग नहीं उपयोग कर सकते। सुविधाजनक तरीके से हम लोग इसका उपयोग नहीं कर सकते। ये इसकी दूसरा महत्वपूर्ण दोष हुआ। और इसका जो तीसरा महत्वपूर्ण दोष है कि अभी हमने देखा था कि जैसे ही हम लोग विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो जो तार है, ये जो तार है वो क्या हो रहा था? ऐंठ रहा था। ऐंठने के फलस्वरूप ये जो दर्पण है वो धीरे धीरे क्या हो रहा था? इस तरह से घूम रहा था। घूमने की वजह से स्केल पर जो धब्बा है वो भी धीरे धीरे क्या होता जाता है? यहां से उसकी माध्य स्थिति थोड़ा थोड़ा क्या होता जाता है? दूर हटता जाता है और तब जाकर संतुलन की स्थिति में, तब जाकर साम्यावस्था में यहां पर आकर के वो रुकता है। तो ऐसा होने में कुछ समय लग जाता है। ऐसा होने में कुछ समय लग जाता है। ठीक है, तो धारा का मान ज्ञात करने में हमें समय लग जाता है। ये इसका भी एक महत्वपूर्ण दोष हुआ। तो कौन कौन से दोष निकले? सबसे पहले तो इसका आकार बेडोल है, एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने में बड़ी कठिनाई होती है। दूसरा,
फास्फोरस की जो पत्ती है, जो कि महीन तार होता है, बड़ी ही जल्दी जल्दी टूटता चला जाता है, जिससे असुविधाजनक स्थिति उत्पन्न होती है। और तीसरी कि जो एक्स हम लोग निकालते हैं धारा ज्ञात करने के लिए, किस चीज की जरूरत पड़ती है? एक्स की। इस एक्स को प्राप्त करने में कुछ समय लगता है, जिससे धारा का मान जो है तुरंत हम प्राप्त नहीं कर सकते। ये इसमें महत्वपूर्ण दोष मिले। तो निश्चित रूप से जब किसी उपकरण में, कोई किसी इंस्ट्रूमेंट में किसी प्रकार का दोष है, तो उस दोष को दूर करने का प्रयास हम लोगों का रहता है। तो यहाँ पर जो दोष, हम विभिन्न प्रकार के दोष हम देख रहे थे, उन दोषों को हम लोगों ने दूर किया और उसके लिए जो धारामापी तैयार किया, उसका नामकरण किया है हमने वेस्टर्न धारामापी। तो जो दूसरा जो धारामापी है वो है वेस्टर्न धारामापी। तो वेस्टर्न धारामापी भी जो है वो एक प्रकार का चलकुंडल धारामापी है, यही का यही धारामापी ही है, राइट। तो वेस्टर्न धारामापी का जो बेसिक सिद्धांत है वो यही है, जो हमने चलकुंडल धारामापी का सिद्धांत हमने आपको बताया, वही धारामापी किसकी है? वेस्टर्न धारामापी। बस एक छोटा सा संशोधन यहां पर अपन लोगों को करना पड़ेगा। हो क्या रहा था कि बार बार यहां पर जो तार है वो टूट रहे थे, तो उसके लिए हमने यहां से तार को हटा दिया और ये जो कुंडली है, सबसे पहले ये ध्रुवखंड और हमारी ये कुंडली, जो कि एल्युमिनियम के फ्रेम पर तांबे के विद्युत रोधी तारों को लपेट कर बनाई गई है, उसमें ये दो सिरे, ठीक है। तो इन सिरों का संबंध हम लोग, दोनों सिरों का संबंध जो है हम लोग एक स्प्रिंग से कर देते हैं। इस स्प्रिंग को हम लोग दो कीलक से जोड़ देते हैं, स्थिर कीलक से। ये तो कुंडली का एक सिरा हुआ। दूसरा सिरा जो है, दूसरी स्प्रिंग से ध्यान रखें, यहां पर स्प्रिंग का जो मोमेंट है, जो घुमाव है, वो एक ओर है, और यहां पर स्प्रिंग का जो घुमाव है वो दूसरी तरफ। और इसको हमने फिर से इसी तरह के एक कीलक से हम जोड़ देते हैं। फिर कीलकों का संबंध जैसा कि अभी हमने देखा, दो टर्मिनल से होगा। ये दो टर्मिनल्स हैं, एक टर्मिनल है T1 और दूसरी जो कीलक है उसका संबंध होता है दूसरे टर्मिनल से। यह टर्मिनल T2। इन दोनों सिरों को हम परिपथ के किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच में जोड़ सकते हैं। तो अब यहां पर थीटा की गणना हम कैसे करेंगे? यहां पर तो थीटा की गणना करने के लिए हमने किसकी व्यवस्था, कौन सी व्यवस्था का उपयोग किया? लैंप तथा पैमाना व्यवस्था का हमने उपयोग किया। तो यहां पर थीटा की गणना कैसे करेंगे? उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि कुंडली के साथ जो है एक पॉइंटर जोड़ देते हैं, एक संकेतक हम लोग इस तरह से जोड़ देते हैं। और ये जो संकेतक है ये अशांकित पैमाने पर ये घूम सकता है, ठीक है। ये है अशांकित पैमाना। इस अशांकित पैमाने पर जब ये संकेतक घूमेगा, यहां पर 0, 1, 2, 3 अशांकन के पश्चात जो है इस स्केल पर पाठ्यांक डले होते हैं और इसकी सहायता से हम लोग जो है उसमें प्रवाही धारा या विक्षेप की गणना हम लोग कर सकते हैं। जैसे ही विक्षेप की गणना हो जाती है तो प्रवाही धारा का मान भी हम लोग मैथमेटिकली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बहुत ही हमने कुछ नहीं किया, यहां से तार को हटाया और उसके स्थान पर संकेतक लगा दिया। यह जो संकेतक है ये अशांकित पैमाने पर घूमता है और जो कुंडली है, कुंडली को हमने दो स्प्रिंगों की सहायता से, दो कीलकों से लगाया, ठीक है। तो दोनों की स्प्रिंगों का जो घुमाव है वो अलग अलग डायरेक्शन में होगा। तो जब धारा प्रवाहित होगी तो स्प्रिंगें क्या होंगी? तनेंगी, है ना, उनमें टेंशन उत्पन्न होगा और जैसी धारा प्रवाहित कर लेने से फिर से कुंडली जो स्प्रिंग है फिर से कहाँ जाएंगे? अपनी मूल अवस्था में आ जाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने देखे धारामापी के दो प्रकार। पहला प्रकार है चल कुंडल धारामापी, उसमें कौन सा प्रकार? निलंबित कुंडली धारामापी। और जो दूसरी धारामापी है वो वेस्टर्न धारामापी है। क्वेश्चन जो आप लोगों को पूछा जाता है वो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन आता है कि चल कुंडल धारामापी का सिद्धांत समझाइए, ठीक है। तो हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि जब आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं, एग्जाम देने जा रहे हैं, तो आप दिमाग में केवल एक लाइन लेके चलिए। वो लाइन क्या है
वो लाइन है, एक तो विक्षेपक बलाघूर्ण, विक्षेपक बलाघूर्ण बराबर ऐंठन बल आघूर्ण, विक्षेपक बलाघूर्ण बराबर ऐंठन बलाघूर्ण, और विक्षेपक बलाघूर्ण की वैल्यू कितनी होती है, NIB इंटू A, और ऐंठन बलाघूर्ण का मान कितना है, C इंटू थीटा। बाकी काम तो आप लोग आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने दोनों धारामापी के बारे में आप लोगों को बताया। अब हम देखते हैं धारामापी की सुग्राह्यता। ये भी क्वेश्चन सामान्य तौर पर आता रहता है कि धारामापी की जो सुग्राह्यता है उससे आप क्या समझते हैं। धारामापी की सुग्राह्यता, ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सी बात है कि किसी भी धारामापी में, खासतौर से चलकुंडल धारामापी में, चलकुंडल धारामापी में एकांक धारा प्रवाहित करने पर, चलकुंडल धारामापी में एकांक धारा प्रवाहित करने पर कुंडली में जो विक्षेप उत्पन्न होता है उसे ही हम लोग कहते हैं धारामापी की सुग्राह्यता। यहां पर आप लोग देख रहे हैं कुंडली में हमने I विद्युत धारा प्रवाहित की थी और कुंडली में कितना विक्षेप उत्पन्न हुआ था, थीटा विक्षेप उत्पन्न हुआ था। I धारा प्रवाहित करने पर कुंडली में कितना विक्षेप उत्पन्न हो रहा है, थीटा विक्षेप उत्पन्न हो रहा है। तो एकांक धारा प्रवाहित करने पर कितना विक्षेप उत्पन्न होगा, ये होगा थीटा अपॉन I विक्षेप उत्पन्न होगा, और थीटा अपॉन I विक्षेप उत्पन्न होगा। इसी को हम लोग कहते हैं धारामापी की सुग्राह्यता, जिसे संकेत के रूप में हम S से दर्शाते हैं। तो S इज इक्वल टू थीटा अपॉन I। तो धारामापी की सुग्राह्यता से आप क्या समझते हैं, किसी कुंडली में, किसी चलकुंडल धारामापी में एकांक धारा प्रवाहित करने पर कुंडली में जो विक्षेप उत्पन्न होता है उसे चलकुंडल धारामापी की सुग्राह्यता कहते हैं। मान लीजिए किसी कुंडली में I विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसमें उसकी कुंडली में उत्पन्न विक्षेप कितना है, थीटा है, तो धारामापी की सुग्राह्यता S इज इक्वल टू हम थीटा अपॉन I लिख सकते हैं। ठीक, तो S की वैल्यू मिल जाएगी, आप देख सकते हैं आपके पास है I इज इक्वल टू C अपॉन NBA इंटू थीटा। हमें थीटा अपॉन I चाहिए, तो NBA कहाँ चला जाएगा, ये जो NBA है NBA ऊपर आ जाएगा और C जो है वो बाहर रह जाएगी। इस तरह से धारा की सुग्राह्यता का फार्मूला। तो हम तो चाहते हैं कि हम जो भी धारामापी बनाएं वह कैसा हो, अच्छे से अच्छा सुग्राही हो। ये जो धारामापी है वह कैसा हो, अत्यंत सुग्राही हो। और अत्यंत सुग्राही होने के लिए क्या जरूरी है, धारामापी को अत्यंत सुग्राही होने के लिए क्या जरूरी है, पहले तो कि जो n है उसका मान कैसा हो, अधिक हो। जब n का मान अधिक होगा तो सेंसिटिविटी अधिक होगी, और n क्या चीज है वो आपको मालूम है, कुंडली में फेरों की संख्या वह कैसी होनी चाहिए, अधिक से अधिक होनी चाहिए। एक दूसरा जो B है, B कैसा होना चाहिए, एक समान होने के साथ साथ उसकी भी वैल्यू कैसी होनी चाहिए, अधिक से अधिक होना चाहिए। यानी कि यहाँ पर जो हम लोग चुंबकीय क्षेत्र यूज कराना चाहते हैं वह कैसा होना चाहिए, प्रबल होना चाहिए, जिससे कि सेंसिटिविटी कुंडली हमारी जो धारामापी है उसकी जो सेंसिटिविटी है, सुग्राह्यता है, वह कैसा हो, अधिक से अधिक हो। तीसरा जो पार्ट है A, कुंडली का जो क्षेत्रफल है वह भी कैसा होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। कुंडली का क्षेत्रफल अधिक होने से उसकी जो सुग्राह्यता है वह भी क्या होगी, बहुत अधिक होगी। जितनी ज्यादा अधिक A का मान अधिक होगा उतना ही अधिक जो है उसकी सेंसिटिविटी यानी सुग्राह्यता अधिक होगी। और जो चौथा पार्ट है, जो एकांक ऐंठन के लिए ऐंठन बलाघूर्ण, वह कैसा हो, वह कैसा होना चाहिए, कम होना चाहिए। जब C कम होगा तो सेंसिटिविटी का मान क्या होगा, अधिक होगा। और इसीलिए तो हम लोग क्या करते हैं, धारामापी की सुग्राह्यता बढ़ाने के लिए या अच्छे से अच्छा सुग्राही धारामापी बनाने के लिए हम यहाँ पर फास्फोर ब्रांच की पत्ती का उपयोग करते हैं, क्योंकि फास्फोर ब्रांच की पत्ती के लिए जो C का मान है, फास्फोर ब्रांच की पत्ती के लिए जो C का मान है वह कैसा होता है, बहुत ही कम होता है, बहुत ही कम होता है। और बहुत ही कम होने से धारामापी की जो सुग्राह्यता है वो बढ़ जाती है। ठीक है, तो इस तरह से हमने धारामापी के बारे में देखा। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसके बाद का जो भाग है अगले पीरियड में